एक्चुअली होता क्या है कि ईयर 1954 में चाइना ने एक मैप रिलीज किया था जिसमें इंडिया का 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो था वो चाइना ने अपनी बाउंड्री के अंदर दिखा दिया था। पहले तो इस पे ये बोला कि एरर है, लेकिन एक्चुअल में चाइना इस एरिया को अपने अंडर लेना चाहता था। तो इसके बाद आने वाले कुछ सालों तक चाइना वेट करता है, लेकिन इसके बाद 28 अक्टूबर 1962 को इंडिया में घुस के कब्जा करना स्टार्ट कर देता है और इंडिया ये वॉर हार जाता है। और आईबी जो था इस पूरी वॉर में चाइना की किसी भी मूवमेंट को नहीं पकड़ पाता है। इंडिया ने इस वॉर में अपनी एयरफोर्स का यूज नहीं किया था, क्योंकि इंडिया को लगता था कि अगर वो एयरफोर्स का यूज करेंगे तो उधर से चाइना भी यूज करेगा तो उससे ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन एक्चुअल में चाइना जहां से वॉर लड़ रहा था वहां उसका कोई बड़ा एयरबेस या एयरक्राफ्ट का अरेंजमेंट नहीं था। इस इंफॉर्मेशन को भी आईबी पकड़ नहीं पाता, जिसकी वजह से नुकसान होता है। इस वॉर के बाद आईबी को और स्ट्रॉन्ग किया जाता है, जिसमें टेक्नोलॉजीज वगैरह ऐड की गई, एविएशन रिसर्च सेंटर वगैरह बनाए गए, सारा फोकस चाइना के बॉर्डर पर रखा गया। लेकिन इसके बाद ईयर आता है 1965 और ये ईयर आते आते दोबारा से आईबी फेल हो जाती है। इस साल पाकिस्तान इंडिया पे अटैक कर देता है और आईबी को इसके बारे में भी कुछ नहीं पता चलता है। अब बाकी देशों की एजेंसी जो थी उनके कंपैरेटिवली आईबी जो था वो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा था, क्योंकि अगर आईबी इंटेल पहले से ही पता करके रखेगा तो इसका बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। कई बार वॉर की सिचुएशन को रोका भी जा सकता है। तो इतने कम टाइम में जब दो वॉर हुई और आईबी पकड़ नहीं पाया तो ये बातें स्टार्ट हो गई थी कि आईबी को स्ट्रॉन्ग करना होगा या इसका कुछ ऑल्टरनेटिव देखना पड़ेगा। अब इसके बाद जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी पीएम बनती है और पीएम बनते ही ये सबसे पहला काम करती है कि एक्सपीरियंस और फेमस ऑफिसर थे आर एन काओ, इनको बुलाती है। और आर एन काओ जो थे वो नेहरू फैमिली से पुराने भी रिश्ते रहे उनके। आर एन काओ और इंदिरा गांधी जी की जो मदर थी वो चाइल्डहुड फ्रेंड थी और इससे पहले भी आर एन काओ ने जवाहरलाल नेहरू जो थे उनकी सिक्योरिटी संभाली थी। तो इंदिरा गांधी को इन पर ज्यादा ट्रस्ट था। इंदिरा गांधी आर एन काओ से एक मीटिंग करती है और उसमें कहती है कि हमें आईबी से हट के एक इंटेलिजेंस एजेंसी बनानी होगी जो बहुत ही एडवांस हो और उसका पूरा फोकस इंडिया की बाउंड्री के बाहर पे हो, ताकि ये जो वॉर हो रही है इसमें हमें एडवांटेज रहे। अब ये मीटिंग खत्म होने के बाद आर एन काओ 2 महीने का टाइम लेते हैं और सारी स्टडी वगैरह करके एक नई एजेंसी बनाने का ब्लूप्रिंट सबमिट करते हैं। आर एन काओ का ये जो ब्लूप्रिंट था इसको इंदिरा गांधी एक्सेप्ट कर लेती हैं। ये एज इट इज इंप्लीमेंट होता है, बस इसमें एक चीज इंदिरा गांधी उसमें ऐड करती हैं कि ये नई एजेंसी जो है जो भी बनेगी उसका जो हेड होगा वो डायरेक्टली पीएम को रिपोर्ट करेगा। और उसी टाइम पे वहां पे कैबिनेट सेक्रेटरी डीएस जोशी भी बैठे थे, जिन्होंने इस एजेंसी का नाम सजेस्ट किया रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, RNAW। इसके बाद 21 सितंबर 1968 को RNAW बना दी जाती है। उस टाइम पे इसका बजट $20 मिलियन का था और इसका ऑफिस साउथ दिल्ली में रखा गया था। आज भी लोधी रोड न्यू दिल्ली में इनका हेड ऑफिस है। और आईबी जो थी वो RNAW बनने के बाद उसको इंडिया की बाउंड्री के अंदर की चीजें संभालने का टास्क दिया गया। अब आईबी जो थी वो इंडिया के बाहर के जो ऑपरेशन थे उनको नहीं कर सकती थी। RNAW जब बनाई गई थी तो आर एन काओ ने ये चीज मैंडेटरी कर दी थी कि कोई भी RNAW का जो स्पाई होगा जो इंडिया की बाउंड्री के बाहर के ऑपरेशन में इन्वॉल्व होगा तो उसका नाम आप किसी भी डॉक्यूमेंट पे, किसी भी रिपोर्ट पे या फिर पेपर के टुकड़े तक पे भी नहीं लिख सकते हो। आपको नाम याद रखना होगा। किसी भी डिपार्टमेंट के बाहर कोई ऑफिसर के प्लेट नहीं होते थे और RNAW में कोई डेजिग्नेशन नहीं होती थी। जो सीनियर ऑफिसर्स होते थे उनको सेक्रेटरी बोला जाता था और जो जूनियर ऑफिसर्स होते थे उनको अंडर सेक्रेटरी बोला जाता था। बस यही 2 डेजिग्नेशन होती थी। अब ये सब सेटअप करने के बाद RNAW का जो नेक्स्ट टास्क था वो अपने स्पाइस को ट्रेन करके इंडिया के बॉर्डर के बाहर प्लांट करना ताकि इंफॉर्मेशन आ सके। और ये जो टास्क था ये फॉरेन सेक्रेटरी TN कॉल को दिया गया था। इन्होंने क्या किया, इंडिया के बाहर जो एम्बेसीज थी वहां पे फेक जॉब रिक्वायरमेंट क्रिएट की और फिर इन जॉब्स को भरने के बहाने RNAW के जो स्पाइस थे उनकी आइडेंटिटी चेंज करके उनको अलग अलग देशों में भेजा गया। RNAW के जितने भी एजेंट्स थे ये दूसरे देशों में जाके वायरलेस और